तो दोस्तों नमस्कार। अब की बार रेलवे पार साइंस पार्ट 1 लाए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, सभी का फुली एनालिसिस होगा। ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी तरह के एग्जाम में साइंस का सवाल पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो खासकर स्पेशल रेलवे के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कांच में आई दरार का चमकना, बी में है जल में पड़ी परखनली का चमकना, सी में है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, या इनमें से सभी। तो जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण ये तीनों हैं। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर एक और है जो ऑप्टिकल फाइबर, जिसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है। तो ये 4 उदाहरण आपको याद रखने हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश का प्रवर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के पूर्ण परावर्तन होने के लिए 2 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? तो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। और दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, आपको कंडीशन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, भू-अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होती है या दूरी पे होती है? तो पृथ्वी से जो इसका ऊंचाई होता है वो होता है 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा 36,000 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाए तो एग्जैक्ट होता है 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर। लेकिन आपको जनरली ऐसे ही 36,000 किलोमीटर मिलता है। तो पहले जानते हैं कि भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवतः तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटा के बराबर होता है। 24 घंटा के बराबर होता है, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग होता है। और ऐसा संचार उपग्रह स्थापित करने का सबसे पहले जो विचार व्यक्त किया था वो थे आर्थर सी क्लार्क। आपको याद रखना है। तीसरा सवाल है, पारा यानी मरकरी कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो पारा यानी मरकरी है जो -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। पारा का जो सिंबल है वो Hg है। इसका लैटिन नाम हाइड्रागिरम है। एटॉमिक नंबर 80 है, यानी परमाणु भार इसका कितना है? 80 है। सॉरी, परमाणु क्रमांक 80 है। चलिए, परमाणु भार अगर पूछा जाए तो 200 एटॉमिक मास यूनिट है। अच्छा, तो जनरली थर्मामीटर में जिसे हम लोग बुखार मापते हैं उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और ऊष्मा का बहुत ही सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर ठंडे इलाकों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पे अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जो अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल है जो -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तीसरा सवाल है, आम्लराज में नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या है? तो आम्लराज को एक्वा रेजिया के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो है वो है 1:3। तो देखिए, HNO3 यह है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो ये दोनों 1:3 के अनुपात मिलते हैं, यानी
नाइट्रिक अम्ल रहता है वो 1 रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है वो 3 रहता है। तो 1:3 का अनुपात हो गया एक्वा रेजिया। ऐसे जनरली है जो प्लेटिनम, सोना ये सब किसी में नहीं घुलते हैं, लेकिन एक्वा रेजिया में आसानी से घुल जाते हैं। तो इसे आम्लराज या एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या है कॉम्बिनेशन, तो यही है आपका HNO3 और HCl। HNO3 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होते हैं। तो 1:3। अगर उलट के पूछा जाए HCl तो HCl 3 और HNO3 1। चलिए 5वां सवाल है, क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन थे? तो क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक थे हैरिसन और सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक नाम है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। यह कार्बनिक यौगिक है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CHCl3। तो ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन हो गया, तो ट्राइक्लोरो मीथेन होता है। यह एक रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को मूर्छित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है निश्चेतक रूप में। लेकिन अब इसका निश्चेतक रूप में प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इससे मृत्यु होने का भय बना रहता है। इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, इसके जगह अब दूसरा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि फिनेल ने टेरामाइसिन की खोज की थी और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया। एडवर्ड जेनर कौन? तो चेचक के टीके का खोज किया। और एडवर्ड और एस्टेप्टो है, इसने प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किया। तो चारों याद रखना, हैरिसन, सिम्पसन, क्लोरोफॉर्म का हो गया, फिनेल हो गया आपको टेरामाइसिन, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका और एडवर्ड एंड एस्टेप्टो हुआ प्रथम परखनली शिशु। छठा सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी पर यानी समस्त ऊर्जा का स्रोत यानी 99.99% ऊर्जा है वो सूर्य का देन है। जितना भी आप एनर्जी देख रहे हैं सब किससे पृथ्वी पर मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य का देन है। और सूर्य में एनर्जी का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता है जिससे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है और अनंत एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया सूर्य का प्रकाश। ग्रीन हाउस गैसें 6 होती है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हम एक वीडियो भी बनाया है शॉर्ट। ओ मीना कल काजल लगाना। चलिए, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से भी ये भी प्रकाशित होता है। 7वां सवाल है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और ये मनुष्य के खून में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन से बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है, यानी उसका दोस्त बन जाता है समझ लीजिए। और शरीर में ऑक्सीजन को जाने से रोक देता है क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन ही करती है। तो इससे आदमी का बहुत जल्दी डेथ हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। चलिए, अधूरा जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा, लेकिन अगर पूरा जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2 और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जाए तो NO। और एक और होता है हंसाने वाली गैस N2O, तो ये होता है नाइट्रस। तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस हो गया। यह है नाइट्रिक ऑक्साइड था NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, रेत और नेपथेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेपथेलिन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन मेथड द्वारा अलग किया जा सकता है। तो देखिए, नेपथेलिन है जो ऊर्ध्वपातित यानी सब्लिमेटेड पदार्थ है। सब्लिमेटेड पदार्थ होता है यानी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है या ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है? तो ठोस को, कोई ठोस में है अगर उसको हम हीट दें, गर्म करें, तो डायरेक्ट जल में ना बदल के यानी द्रव में नहीं बदल करके सीधे ठोस से सीधे वो गैस में बदलेगा। ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
तो नेप्थैलीन है जो उदरपातित पदार्थ है और रेत के साथ अगर मिल जाए तो ये प्रक्रिया करेंगे तो रेत ही रह जाएगा, लेकिन नेप्थैलीन वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा जिसे हम लोग अलग कर लेंगे। तो इसका आंसर हो गया उदरपातन। तो बर्फ, आयोडीन, आर्सेनिक, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हैं जो उदरपातित पदार्थ हैं, यानी इन्हें गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है ठोस से। तो याद रखना आपको, और नेप्थैलीन तो पढ़ ही लिए। 9वां सवाल है नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीलम का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्युमिनियम भस्म यानी Al2O3 है। तो इसका सही उत्तर हो गया Al2O3। और ऑप्शन ए में है NO2, तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए, और ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। और N2O है हंसाने वाली गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो यानी पूछा जाए अगर कि नीलम किस तत्व का ये यौगिक है, तो एल्युमिनियम का है। किसका है, तो एल्युमिनियम का है, और ये बहुत ही महंगा रत्न पदार्थ है। 10वां सवाल है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इस रसायन का नाम है कॉपर सल्फेट। इसे नीला थोथा या तुतिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला हो गया CuSO4, और 5H2 अगर लगा दे तो ये हो गया नीला थोथा। चलिए, तो बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसे फलों, सब्जियों तथा पानी की टंकियों को संरक्षण में प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है 11वां सवाल है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है चंद्रशेखर वेंकट रमन, अल्बर्ट आइंस्टीन, लेबोजियर या रदरफोर्ड। तो केमिस्ट्री का जो पिता कहते हैं वो लेबोजियर को कहते हैं। चलिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन ये भारत से संबंधित है। इन्होंने यानी CV रमन इन्हीं का नाम है, शॉर्ट में CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये रमन प्रभाव को खोज किए थे, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो प्रथम भारतीय हैं और एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनको नोबेल प्राइज 1921 ईस्वी में मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए। और रदरफोर्ड हैं, इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, परमाणुवाद का पिता। और लेबोजियर हैं, वो फ्रांसीसी नागरिक थे। 12वां सवाल है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है। तो ये है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का बना होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं। और एक होता है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें एक ही आधार तल पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस लगा होता है, तो एक लेंस लगा होता है उत्तल लेंस, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, यानी इस पे आवेश है या नहीं है वो इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से जान सकते हैं। और सी में है स्टेथोस्कोप जिसे हम लोग आला के नाम से जानते हैं। तो आला तो आप समझ ही रहे हैं कि डॉक्टर लोग हृदय की धड़कन को मापने के लिए प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप, जिसका खोज लिनेक ने किया था। 13वां सवाल है निकट दृष्टि दोष को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेड को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है के तहत व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो दोष रहेगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है? तो आँख की अवस्थाओं का वह समूह जो अंधापन का कारण हो सकता है। इसमें लक्षण होते हैं, इसमें कोई लक्षण भी नहीं पता चलता है, या धुंधली दृष्टि होता है, या दृष्टि का खो जाना होता है। चलिए, प्रेस बायोपिया यानी जरा दूर दृष्टि, इसमें वस्तु पे आदमी फोकस नहीं कर पाता है। 14वां सवाल है, दाब का इकाई क्या होता है? तो दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है या इकाई होता है वो होता है पास्कल। पास्कल, तो पास्कल तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो और क्या होगा? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। तो देखिए, पहले दाब का डिफिनीशन, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल यानी न्यूटन, और क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। चलिए, जबकि बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन मीटर बल घूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो गया इसका आंसर दाब का। यह एक अदिश राशि है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस में? बैरोमीटर में मापा जाता है। यहाँ से 3 सवाल पूछता है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, अचानक नीचे गिरता है, ये तीनों का आंसर आप कमेंट में लिखिए। 15 नंबर सवाल है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन के भी नाम से जाना जाता है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। यह मानव निर्मित बहुलक है जिसका प्रयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में किया जाता है। तो अगर पूछा जाए नॉन स्टिक बर्तन में टेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्रयोग किया जाता है, यानी टेफ्लॉन का। चलिए, 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है? तो बौने पौधे को लंबा करने में साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो गया। साइटोकिनिन की खोज मिलर ने किया था, जबकि इसका नामकरण लिथम ने किया था। यह हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह जीर्णता को रोकने में भी मदद करता है। चलिए, फिर देखिए, आपका पहला ऑप्शन है ऑक्जिन। तो ऑक्जिन के बारे में जान लेते हैं। ऑक्जिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अगर पूछा जाए तो कौन? ऑक्जिन्स। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसका मुख्य कार्य है पौधों के शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्विक कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों के विलयन को भी रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। तो देखिए, ऑक्जिन कितना इंपॉर्टेंट है। खोज डार्विन 1880, याद रख लेना है। चलिए, इसके बाद है आपका जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया। यह बौने पौधों को ये भी लंबा करता है और यह फूल बनने में मदद करता है। तो अगर पूछेगा फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन्स। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उसको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिब्रेलिन्स के बारे में कि जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। जिब्रेलिन्स कहाँ से निकाले जाते हैं? तो कवक से निकाले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन में एब्सिसिक एसिड। तो इस हार्मोन की खोज 1961-65 में कॉन्सम एडिकोट में तथा बाद में बेरिंग ने किया था। यह भी वृद्धिरोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। पत्तियों में विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। तो सारी बाधाएं अगर पूछेगा तो बाधाएं वाला है एब्सिसिक एसिड। चलिए, और एक और होता है एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
हार्मोन के रूप में इसका खोज बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, फूलों, फलों को विलगन को भी प्रेरित करता है। इसके बाद एक और है फ्लोरिजेंस। ये सब पौधों का हार्मोन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये पत्ती में बनते हैं फ्लोरिजेंस, लेकिन फूल को खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? तो फ्लोरिजेंस को, फ्लोरिजेंस। चलिए 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नहीं, एंटी स्कंदन है ये तो ये प्रयोग किया जाता है विटामिन के। जैसा कि हम लोग जानते हैं विटामिन के है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो प्रतिस्कंदन विषों के विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। विटामिन के की कमी वाले मरीजों को ऑपरेशन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि खून अधिक बहने का डर रहता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, तो याद रखना है। और इसे सब मतलब इसी तरह का एक और बीमारी है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो खून लगातार बहते रहता है, रुकता नहीं है, जिससे आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया है जो अनुवांशिक रोग है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए 6 अनुवांशिक रोग के नाम। 18 नंबर सवाल है, एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स है वो वायरस के द्वारा होता है। वायरस यानी विषाणु। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है जो HIV वायरस द्वारा होता है। वायरस का नाम क्या है? तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। चलिए तो एड्स का पहले फुल फॉर्म जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और विषाणु से और कौन कौन से रोग होते हैं? तो डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पिस, ये सब विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। एड्स है ना जो मानव के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। और सवाल आपसे पूछा जाता है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एक टेस्ट होता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोल्वेंट ऐसे। चलिए फिर होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, PCR टेस्ट। ये सभी एड्स के लिए है। और सभी जानते हैं एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए भारत में एड्स को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है NACO, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा, कौन सी कोशिका? तो लैंगरहैंस की बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होती है। इसका खोज वैंटिंग और वेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन। देखिए अगर ये ज़्यादा भी हो तो भी नुकसान, कम हो तो भी नुकसान। तो इसके अल्प स्रावन यानी कम होने से, यानी अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो आपका मधुमेह बीमारी हो जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर बीमारी। और इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर होने लगे तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। लैंगरहैंस की दीपिका के अल्फा कोशिका से ग्लूकोन, देखिए बीटा कोशिका से इंसुलिन, जबकि अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो याद रखना है, अल्फा कोशिका से निकलता है कौन? ग्लूकोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, और गामा से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। ये सभी निकलते हैं अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से। अल्फा, बीटा और गामा तीनों याद रखें कौन कौन निकलता है। जो निम्नलिखित में से महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो ये होता है मुख्य रूप से 2 है, एक है एस्ट्रोजेन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन,
जबकि पुरुष वाला होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। चलिए 21वां सवाल है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? तो फलियों के पौष्टिक होने का कारण है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाना प्रोटीन। तो फलियां, बीन्स में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रोटीन 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मिलता है, प्रोटीन की कमी होता है तो वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। चलिए मरासमस और क्वाशियोरकर बीमारी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। विटामिन दो तरह के होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि बाकी जो बचे ए, डी, ई और के ये सभी वसा में घुलनशील है। तो सभी का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, तो आइए आपको याद दिला देते हैं सब। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से दो बीमारियां होती है, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नामक बीमारी होती है, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। तो अंकुरित जितने भी अनाज है इसमें खाना चाहिए। और विटामिन बी में B1, B2, B3 सब सारा का हम बता रहे हैं। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी बीमारी। तो जितने भी खट्टे पदार्थ है उस सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो बी वाला आते हैं, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी हो जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से आँख लाल, जीभ का फटना, त्वचा का फटना हो जाता है। विटामिन B3 निकोटैनिमाइड या नियासिन कहते हैं। इसी से 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा बीमारी होती है। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसमें बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बुद्धिमंद हो जाती है। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। एनीमिया और त्वचा का रोग होता है। विटामिन B7 को बायोटीन, जिसमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B11 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए मांस खाना चाहिए, कलेजिज खाना चाहिए और दूध खाना चाहिए। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का जो आविष्कारक है वो है रॉबर्ट वाटसन। रडार प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए रडार का जो फुल फॉर्म होता है RADAR, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। तो ये रेडियो वेव पर आधारित है। चलिए और ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं जेम्स पक्कल, ये कुकर के आविष्कारक हैं। जेम्स पक्कल किस चीज़ के आविष्कारक हैं? तो कुकर के आविष्कारक हैं। ट्रैक्टर का आविष्कारक आपको पूछेगा तो फॉर्मिच मारना है। LED बल्ब के आविष्कारक का आप नाम कमेंट में बताइए। LED बल्ब, लाइट इमिटिंग डायोड। 24 नंबर सवाल है, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? तो न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया। चलिए तो न्यूट्रिनो का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश 0 होता है और न्यूट्रिनो का खोज पाउली किया है। और बाकी के बारे में जानते हैं। एंडरसन, तो जो एंडरसन है पॉजिट्रॉन के खोज किया है। किसका? तो पॉजिट्रॉन के। पूछेगा पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो एंडरसन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। और हेनरी युकावा ने
पाई मेसॉन कण का खोज किया। पाई मेसॉन कण का खोज हेनरी युकावा ने किया। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश इस पे पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का 274 गुना द्रव्यमान इसका होता है। इलेक्ट्रॉन का 274 गुना द्रव्यमान होता है इसका। ये अस्थायी होता है, इसका जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। जबकि आइंस्टीन ने फोटॉन का व्याख्या किया था और फोटॉन का जो प्रकाश के वेग के बराबर ही वेग होता है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है? तो सुपर कूल्ड लिक्विड सीसा को कहा जाता है। सीसा का माने सिंबल है वो है Pb, पलम्बम। लैटिन नेम क्या है? पलम्बम। तो ये अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। चलिए, और ये विद्युत का कुचालक होता है, माने बहुत, और ऊष्मा का भी बहुत कम ये कुछ माने सुचालक होते हैं। और जो पारा है, पारा के बारे में हम लोग ऊपर बात किए थे, -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा तत्व है जो सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लास्ट में उसी तत्व में आकर बदल जाते हैं, तो उसका भी आंसर होगा सीसा। तो आई होप ये वीडियो आपका उपयोग में आएगा और आएगा ही। सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी का आप जो आपको याद नहीं है नोट्स बना लें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।